नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज आपको बता दें कि अब तमाम चीजों के बाद बीजेपी के नेताओं की नजर इस बात पर है कि किससे मिलेगी कुर्सी। जी हां, कुर्सी किसकी? निगम मंडल अध्यक्षों की और बाकी जो इस तरह के पद हैं उनको लेकर के सबकी निगाहें इसी पर है। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त यह सूचना आ सकती है कि नियुक्ति कर दी गई है। इस नियुक्ति को लेकर बीजेपी के वो तमाम नेता जो या तो विधानसभा की टिकट में या फिर कहीं पीछे छूट गए थे या जिन्हें संगठन में कोई बड़ा पद नहीं मिल पाया था, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सा नेता अपने कितने चहेतों को यह कुर्सी दिलवा पाएगा, किसके हाथ मलाई लगेगी, किसके हाथ रहेंगे खाली। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। जैसे जैसे इस तारीख के ऐलान की घड़ी नजदीक आ रही है कि कब इसकी सूची फाइनल होगी, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस में भी बयानबाजी तेज हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि एक बाहरी बीजेपी है, एक अंदरूनी बीजेपी है, यहां गुटबाजी की लड़ाई है। जैसे ही सीट या जो पद हैं उनके नाम डिक्लेयर होंगे उसके बाद यहां पर बगावत होगी, भीतरघात होगा और अंदरूनी खींचतान होगी। बीजेपी वहीं इस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। कर रहे हैं कि हमें कुछ नया मिले, और जो भारतीय जनता पार्टी में पहले से संगठन में काम कर रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि हमें कुछ जिम्मेदारी सरकार में मिले। लेकिन दोनों ही स्थिति में लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाई जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, अध्यक्ष जी का चुनाव होना, अध्यक्ष जी का चुनाव नहीं हो रहा, फिर तो राजनीतिक नियुक्तियां तो बहुत दूर की बात है। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं में एक झूठी आशा की किरण पैदा करने वाली बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे लगता है कि चुनाव के समय ही नियुक्ति हो जाए तो बड़ी बात। राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं, होता रहता है। कई बार प्रायोरिटी बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन निगम मंडल में राजनीतिक नियुक्तियां होना तो है ही और वो कभी भी हो सकती है। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे, निगम मंडलों में रेवड़ी बंटने की आई बारी, संगठन में चूके नेताओं ने शुरू की तैयारी। कांग्रेस बोली बीजेपी में एक अनार 100 बीमार, बाहरी और भीतर के बीच होगी तकरार। बीजेपी बोली कांग्रेस का सिर्फ भ्रम फैलाने का काम, बीजेपी में होता है सबका सम्मान। एमपी में निगम मंडल में नियुक्ति का खत्म इंतजार, कौन रहेगा खाली हाथ, किसे पोस्ट मलाईदार, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे आगे। अभी आपको मैं बता देता हूं कि दरअसल वो क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए, निगम मंडलों के पद लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं, इसलिए इंतजार इसका हो रहा है। संगठन में जगह नहीं पाने वाले नेताओं को आस जग गई है और उन्हें लगता है कि बहुत ही कुछ अच्छा मिलेगा। पार्टी के कई नेताओं को 50 इधर विधानसभा लोकसभा में टिकट ना पाने वाले जो हैं उनको भी आस उनकी लगी हुई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वालों का इंतजार भी खत्म नहीं हुआ है। तो निगम मंडल, सहकारी संस्था और मंडी बोर्ड, ऐसे बहुत सारे पद हैं। कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा इन लोगों को मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये पोस्ट। लंबे समय से ये पद खाली हैं। अब आपको कुछ और आगे हम ग्राफिक्स भी दिखाएंगे। कुछ वो नाम भी हमारे पास आ गए हैं कि जिनके उम्मीदों की, जो कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बेल परवान पर चढ़ी हुई है और उन्हें लग रहा है कि इस बार तो कुर्सी मिलनी तय है। आपको यह भी बता दें कि दरअसल कई निगम मंडल अध्यक्षों को लेकर के बहुत पहले से लॉबिंग चल रही है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आखिर किसके लोगों को, क्या वो सिंधिया जो हैं उनके समर्थकों को ज्यादा तवज्जो मिलेगी। ये वो नाम है जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। रामनिवास रावत हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, बीजेपी में आ गए। कमलेश शाह हैं, बीजेपी में आ गए, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, ये भी बीजेपी में आ गए हैं, अमरवाड़ा उपचुनाव में जीते थे। और ये वो लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। सुरेश पचौरी कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और आपको बता दें कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दीपक सक्सेना कमलनाथ के हनुमान कहे जाते थे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जो पूरी सियासत थी वो उन्हीं के कांधों पर चलती थी, अब बीजेपी में है। आशीष शर्मा खातेगांव से बीजेपी के विधायक हैं, अपनी बात भी लंबे समय से मीडिया पर रखते रहते हैं। इमरती देवी पूर्व मंत्री हैं, सिंधिया के करीबी है। बलवीर दंडोतिया जो है वो बीजेपी के नेता हैं, विधायक रह चुके हैं और लगातार
और देखिए आप किस तरह से ये जो नाम है, ये जो चेहरे हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इनके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये भी है कि कांग्रेस छोड़ करके जब बीजेपी में आए थे तो उसके बाद जो उम्मीद इन्होंने लगाई थी शायद वो पूरी नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि किसके समर्थकों को ज़्यादा जो बड़ी पोस्ट हैं वो मिल पाती हैं। सुरेश पचौरी देखिए बहुत बड़ा नाम है, कांग्रेस के रहे हैं और इस वक्त बीजेपी में चुपचाप संगठन से जुड़ करके काम कर रहे हैं। ऐसे में इतने बड़े, इतने कद्दावर नेता को जाहिर सी बात है कि निगम मंडल का अध्यक्ष या कोई बड़ी पोस्ट देकर के इन्हें उपकृत किया जा सकता है। आशीष शर्मा बीजेपी का पक्ष शुरू से लगते रहे हैं। ये इमरती देवी हैं, सिंधिया जी की करीबी हैं और सिंधिया जी हमेशा कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें एडजस्ट करा दें। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं निगम मंडल में इनको मिल सकती है कुर्सी। बहुत सारे पद खाली हैं। बलबीर दंडोतिया विधायक रह चुके हैं, बीजेपी से फिलहाल बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। रामनिवास रावत हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री रहते हुए उपचुनाव हार गए थे, बड़ा झटका लगा था। अब क्या इन्हें पार्टी सेट करेगी? कमलेश शाह देखिए आपको बता दें कि ये भी कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं, राज परिवार से आते हैं, अमरवाड़ा उपचुनाव में जीते थे और एक बड़ा समर्थक बल जो है इनके साथ है। सुरेश पचौरी, जैसा कि हमने आपको बताया कि कभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे और संगठन से लेकर सरकार तक उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं। बहुत बड़ा नाम रहे हैं सुरेश पचौरी। अब बीजेपी में हैं और बहुत शांति से पर्दे के पीछे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इमरती देवी को सभी जानते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश रौटिया जी जुड़ गए, उनका सीधा रुख कर लेता हूं। राजेश जी, बहुत स्वागत करूंगा सर आपका। राजेश जी, ये देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब फिलहाल क्या आपको लगता है कब तक ऐलान हो जाएगा, और उससे भी बड़ी चीज ये है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, नए लोगों का, पुराने लोगों का, या किसे तवज्जो मिलेगी सर? राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है राजेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राजेश जी। हेलो राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है राजेश जी तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखा रहा हूं कि ये जो नाम हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ नाम हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं और उम्मीद लगाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लगातार किसी ना किसी तरीके से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल जी जुड़ गए। आनंद जी, बहुत स्वागत करता हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं आनंद जी? सर, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर। हेलो जी आनंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर, आपका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए सर। अच्छा ठीक है, आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा कि मेरा वॉल्यूम आपके लिए बढ़ा दिया जाए। क्या अब मैं ऑडिबल हूं आपके लिए आनंद जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी आनंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए बहुत लंबा इंतजार पूरा हो रहा है और आपके कई साथी हैं जो बीजेपी में चले गए थे, जो अभी भी वेटिंग में हैं। क्या उनकी वेटिंग क्लियर होगी इस बार? नहीं सर, वेटिंग का भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही वेटिंग में है, तो इनकी वेटिंग कहाँ कब क्लियर होगी? पहले ही लोग लाइन में लगे हैं 20 साल से, आज तक कोई निगम मंडल की नियुक्ति नहीं हुई है। तो अभी जो भारतीय जनता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए तो उनकी वेटिंग कहाँ क्लियर होगी सर? अभी तो उनको बस में, ट्रेन में, जनरल में ही सफर करना पड़ेगा सर।
ठीक है, मुझे ये बताइए कि ये बार बार कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्दी ये फैसला हो जाएगा। क्या जिस तेजी से हमने देखा था कि शिवराज जी के समय में सिंधिया जी के साथ गए कांग्रेस के लोगों की पूछ परख बढ़ गई थी और एक टाइम ये आ गया था कि सरकार में उन्हीं का दबदबा था, उतनी ही तेजी से वो कम हो गया है क्या? देखिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सिंधिया जी को और कांग्रेस में गए लोगों को उतनी तवज्जो दी। अब उनको समझ में आ गया कि ना सिंधिया जी की जरूरत है ना उनके लोगों की जरूरत है, उसके बिना भी हमारी सरकार चल सकती है। तो राजनीति में जो उनको उपयोग करना था सिंधिया जी का और उनके समर्थकों का, वो उन्होंने कर लिया और कांग्रेस को नुकसान किया। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि इस बार संगठन से जुड़े लोगों को ज्यादा तवज्जो मिलेगी, पुराने ऐसे लोग हैं जो नहीं मौका पा पाए उनको मिलेगी, या फिर वही जो दो चार लोग होते हैं किसी भी पार्टी में उनके लोगों को ही, उनके कहते हैं ना उनके गुट के लोगों को ही यहां पर रेवड़ी मिलेगी पदों की? देखिए देखिए, जो मोहन यादव जी चाहेंगे उन्हीं को तवज्जो मिलेगी, हम्म। क्योंकि जो लीड कर रहा है आज अभी का जो सिस्टम देखा है, वो मोहन यादव जी हो या शिवराज जी हो या पहले उसके पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उनके हिसाब से ही अपनी टीम बनाते हैं और संगठन बनाते हैं और उनके लोगों को ही ओबलाइज करते हैं। तो ये जो गुटबाजी की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए करती है, पर ये भारतीय जनता पार्टी भी इससे ग्रसित है। ठीक है, आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुत लंबे समय से चूंकि ये पद खाली पड़े हैं और ऐसे खाली पद अगर रहते हैं तो ये वो पोस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के सरकार के अच्छे काम के लिए, तो खाली रहने से कोई किसी तरह का प्रभाव पड़ रहा है क्या इन पदों के? नहीं, देखिए, सरकार के पास फंड ही नहीं है इन निगम मंडलों में काम करने के लिए, तो वो एक एक व्यक्ति को और जवाबदारी देके उनका खर्चा बढ़ाएंगे और उसके बाद जवाबदारी इनकी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी सरकार चला रहे हैं उनको मालूम है कि एक नई मुसीबत पार्टी के अंदर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि न इनके पास सरकार चलाने को फंड है न निगम मंडल चलाने को फंड है। इनको सिर्फ लाडली बहनाओं को पैसा देने के लिए कर्ज पे कर्ज लेना है। तो ये मुझे नहीं लगता कि एक नई मुसीबत अपने सिर पे लेंगे। ये सिर्फ इसी तरह लालीपाप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते रहेंगे और उसी तरह से चुनाव तक ले आएंगे, जैसा अभी तक पिछले 20 सालों में इन्होंने किया है। कांग्रेस क्या मांग करती है? क्या आपको लगता है कि पद जो है वो तुरंत दे दिए जाने चाहिए? खाली पद का मतलब विकास में विकास की रफ्तार धीमी होना, या आपको लगता है कि पद भले ही भर जाए हालात में कोई अंतर नहीं आएंगे? नहीं, देखिए, काम में अगर किसी व्यक्ति को जवाबदारी दी जाती है तो वो उसकी तन्मयता से या उसकी जवाबदारी से काम कर सकता है। अभी तो सारी जवाबदारी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की जो है वो मोहन यादव जी ने ही ले रखी है, और बाकी लोगों के पास जो पद है उसकी कोई उपयोगिता अभी साबित नहीं हो पा रही है, चाहे नगरीय प्रशासन मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री का पद हो, या बहुत सारे जो भी पद है। तो जब उन्हीं की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पा रही है तो ये कुछ भी करें उससे कोई काम नहीं होना है, क्योंकि सरकार का जो मुखिया है उसको टीम चलाना या लीड करना आना चाहिए। मुझे अभी ऐसी कोई भी पिछले 1 साल में मोहन यादव जी की ऐसी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई कि जिससे वो टीम को लेकर चल सके या ग्राउंड लेवल पे काम करा सके लोगों से। अभी तो जो भी फाइलें जाती है वो उनके माध्यम से ही जा रही है। तो वो तो सेंट्रलाइज सिस्टम है, जैसा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का है वैसा मोहन यादव जी का सेंट्रलाइज सिस्टम है। कांग्रेस प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि अंदरूनी और बाहरी बीजेपी में जो लोग हैं उनकी लड़ाई और बढ़ जाएगी जैसे ये पद बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ रहेगा नहीं कि अब उम्मीद लगा सकें। ये अंतिम उम्मीद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद बीजेपी में और ज्यादा अंदरूनी विरोध हो जाएगा शुरू? नहीं, बीजेपी में तो अभी भी विरोध ही है। कांग्रेस के जो लोग गए हैं उनकी क्या हालत है, उनको कई जगह मंच पे बैठने से कितने लोग नाराज होते हैं। आरएसएस नाराज है, बीजेपी के आम कार्यकर्ता जो दरी उठाते थे वो नाराज हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको आज भी संगठन में या कहीं भी तवज्जो नहीं मिल पा रही है। तो आप बताइए ना कि उनकी हालत तो ये तो सरकार के लिए नई चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इसको कैसे मैनेज करेगी। मुझे लगता है इससे पार्टी का हर्ष होगा और पार्टी में गुटबाजी या जो कार्यकर्ताओं का गुस्सा है वो बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा एक बार ग्राफिक्स भी मैं चाहूंगा पीसीआर चला दे कि देखिए किस किस के नाम है, वो जरा इंपॉर्टेंट है, आज उसको ज्यादा हम फोकस करते हैं तो ठीक रहेगा। ये तमाम नाम हैं।
हम आपको बता दें कि और भी नाम ऐसे हैं जो इस बीच कहीं ना कहीं इस दौड़ में शामिल हैं। बहुत जल्द ये घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है और जाहिर सी बात है कि प्रदेश के लिए दरकार भी है। कई निगम मंडल अध्यक्ष हैं जिनको लेकर के कहा जाता है कि सरकार के काम में तेजी आती है उनके करने से। इमरती देवी आपको बता दें कि भले ही विवादों में रहती हैं लेकिन सिंधिया जी की काफ़ी करीबी मानी जाती हैं और वो इन पर बहुत भरोसा भी करते हैं। तो ये माना जा रहा है कि सिंधिया जी पूरी कोशिश करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है केंद्रीय मंत्री की, वो जो इमरती देवी हैं उन्हें सेट करा सके। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सोठिया जी जुड़ गए, एक बार उनसे जुड़ने की मैं कोशिश करूंगा। राजेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका। आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है राजेश जी तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। ये तमाम नाम है। एक बार फिर से मैं आनंद जी का रुख कर लेता हूं। आनंद जी, यहाँ अच्छा राजेश जी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत ज़रूर चल रही है। राजेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कैसे एनालिसिस करेंगे सर? आप मुझे सुन पा रहे हैं राजेश जी? मैं सुन रहा हूँ ना आपको जी। हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। नहीं, पूरी आवाज पहुंच रही है, पूरी आवाज आ रही है। वो कह रहे हैं आवाज। जी हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। दरअसल स्थिति ये है कि जब 70 और 80 के दशक की राजनीति होती थी तो लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनमें राजनीतिक सजगता हुआ करती थी। और यहाँ पर राजनीतिक लोगों को स्थापित किया जाता था। बात तब शुरू हुई जब 1990 के बाद में राजनीतिक जो लोग हैं उनके ऊपर जो है ब्यूरोक्रेसी हावी होने लगे और नेताओं को ये लगने लगा कि राजनीतिक लोगों को बिठाने के बजाय जो ब्यूरोक्रेट्स को बिठा देना, एमडी बनाकर बिठा देना, वो ज़्यादा आसान और ज़्यादा अच्छा तरीका है और वो उनके यशमैन की तरह काम करते हैं। तो मध्य प्रदेश पर्यटन निगम और कुछ निगम मान लीजिए, कुछ हाउसिंग बोर्ड आप मान लीजिए, बीडीए मान लीजिए, ऐसी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी जगहों पर राजनीतिक नेतृत्व के लोगों को बिठाने के बजाय राजनीतिक नेतृत्व के लोगों को, प्रशासनिक नेतृत्व के लोगों को बिठाया जाने लगा। इससे जो है नेता को सुविधा होने लगी और राजनीतिक मूल्यों का क्षरण होने लगा। और ये चीज़ जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते हैं जी। और आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ें जो है आपको करना पड़ेगा। आप अगर नहीं करेंगे तो जो स्थिति आपकी 2019-20 में जब सिंधिया के समय बनी थी वो फिर बनेगी, क्योंकि सिंधिया के साथ में और सिंधिया के नाम पर जो व्यक्ति कांग्रेस में आए थे वो भी चीज़ें चाहते हैं, कुछ मांग वो चाह कर रखते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी में बरसों से दरी उठाकर संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते आए हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं। उनको भी लगता है कि अगर उनका राजनीतिक विधानसभा में या संसद में उनको मौका नहीं मिल पा रहा है तो उनको इस तरह से निगम मंडल के जरिए जो है उनको एडजस्ट किया जा सके, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ें जो है ये मध्य प्रदेश की भावी राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। ठीक है सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा राजेश जी,
वो ये कि क्या आपको लगता है किसको ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो मिलेगी? क्या सिंधिया जी फिर से वो जलवा दिखा पाएंगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आए थे तब हमने देखा था कि एक तरफा उनके हिसाब से चीज़ें हो रही थी पार्टी में, संगठन के लोग हावी हो जाएंगे इस बार, या सिर्फ और सिर्फ सीएम मोहन यादव जी की चलेगी? जी, नहीं, तवज्जो मिलेगी ये बात तो एक दूसरा सवाल है। अभी तो पूरी की पूरी तरफ तवज्जो जो है वो मोहन यादव जी को मिल रही है, और मोहन यादव जी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। उनको जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसको करते हैं। उनको जो मंत्री अच्छा लगता है वो ठीक है, जो नहीं लगता है वो उनके लिए ठीक नहीं है। जो विभाग उनको अच्छा लगता है वो भले ही किसी मंत्री का है। जी राजेश जी, बड़ा सवाल ये भी है कि कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं इतने लंबे समय बाद अगर ये पोस्टिंग हो रही है तो इससे क्या काम प्रभावित हुआ था, आगे कितनी स्पीड आएगी इसमें? दूसरी चीज ये कि मोहन यादव ने जो है अपने कुछ राजनीतिक जो जिस तरह के जो पैमाने हैं या पैरामीटर हैं उससे हटकर वो भी काम करना शुरू किया। नहीं, निश्चित रूप से पड़ रहा है, लेकिन मोहन यादव ने एक नई विधा विकसित की है। उन्होंने राजनीतिक विधाएं भी, और उन्होंने जो विधाएं विकसित कर रखी हैं वो विधाएं लोगों को रास आ रही हैं। और वो विधाएं उनको रास आ रही हैं लोगों को, और वो उन चीज़ों के हिसाब से काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। और उनके साथ में क्या है कि जो बहुत 3-4 जो सीनियर मंत्री जो उनसे काफ़ी सीनियर हैं, तो जिनके जो राजनीतिक नेता हैं, जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जिनके सामने मोहन यादव का राजनीतिक कैरियर पल्लित पोषित हुआ है, वो जो है वो उनके बावजूद मोहन यादव का दमखम दिखाकर काम कर पा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। ठीक है, अंतिम में मैं यही पूछना चाहूँगा सर, आपके अनुभव के आधार पर अभी तक आपको क्या लगता है कि किसकी ज़्यादा सुनी जाएगी? कौन लोग होंगे जिनको तवज्जो मिलेगी? कुछ नाम हम भी चला रहे हैं, जैसे कि जिसमें ये जो नाम है, चाहे वो आशीष शर्मा हो, चाहे वो रामनिवास रावत हो, इमरती देवी हो, वो नाम मैं दरख्वास्त करूंगा पीसीआर से ज़रा चला दें अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो वो नाम ज़रूर हम चाह रहे हैं कि आप कुछ 2-4 नाम ऐसे बताएं हमारे दर्शकों। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं, ये नाम आप जो बिल्कुल बता रहे हैं, ये नाम, सारे नाम जो आप बता रहे हैं, ये सब दावेदारी रखते हैं और उनमें दम रखते हैं, इनका उनमें वो ताकत रखते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन ये विषय पूरी तरह से मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार के क्षेत्र का विषय है।
इसलिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जी राजेश जी। राजेश जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मुझे लग रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, आज तकनीकी दिक्कत की वजह से हम ठीक ढंग से बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ ज़रूरी ये तय है कि हम जो है ये इंतज़ार करेंगे कि आखिर किसका पलड़ा भारी रहेगा। मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। जो हाँ जी 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 तो मैं माफ़ी चाहूँगा। राजेश रोटिया जी हमारे साथ जुड़े, उनको शुक्रिया अदा करूंगा। आनंद जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। इंतजार होगा इस बात का कि आखिर कब ये लिस्ट आएगी और इसमें किस किस के हाथ क्या क्या लगेगा, और जाहिर सी बात है इस पर भी नजर होगी कि किस नेता के खास लोगों को कितनी तवज्जो मिली है, और उससे पता चलेगा कि किसका वजन अभी भी कितना बरकरार है पार्टी के अंदर। फिलहाल इस खास डिबेट में बस इतना ही। हमें दे इजाजत। नमस्कार।